हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आपको पता है, आपके लिए मैं हिंदी के भाग लेकर के आता हूँ और आज मैं आपके लिए हिंदी के अंतर्गत वर्णमाला और आपने अरबी और फारसी भाषा की ट्रिक को सीखा था और आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और दूसरी बात है कि आप हमारे चैनल को दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं धीरज कुमार आपके को हिंदी पढ़ाता हूँ और हिंदी में हमने 4 चीजें कंप्लीट कर ली हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। सभी को पता है संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कहते हैं हम किसी वस्तु कोमा व्यक्ति कोमा स्थान कोमा भाव कोमा प्राणी आदि के नाम को क्या कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, कोई प्राणी है या किसी भी क्या है, भाव है। यानी कि इस संसार में जितनी भी चीजें विद्वान है सब क्या है, वो संज्ञा है। ठीक है, और संज्ञा के अंतर्गत कैसी आएगी? कोई वस्तु होगा, व्यक्ति होगा, स्थान होंगे और भाव होंगे या फिर प्राणी होंगे। ये सब क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, हम संज्ञा को दूसरे नाम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब जो संज्ञा को बांटा गया है दो भागों में। कौन कौन से? नंबर 1 व्युत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर। ठीक है, सभी को पता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ठीक है, इतनी बात सभी को पता होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव या प्राणी के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इस संज्ञा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? नाम के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, नाम के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि पता है कि संसार में जितनी भी वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, जो उसकी क्या होती है, पहचान होती है, और इसीलिए संज्ञा को कहा जाता है, नाम कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात कि जो संज्ञा को पढ़ते हैं हम कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? 2 भागों में। कौन कौन से? नंबर 1 व्युत्पत्ति के आधार पे, नंबर 2 अर्थ के आधार पर। जो व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा होती है वो हमारी 3 प्रकार की होती है और अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ तक की बात आप नोट कर लीजिए। इसके आगे पढ़ते हैं हम व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद या प्रकार। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। ठीक है, आपको पता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की बताया मैंने? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 ऋण संज्ञा, नंबर 2 यौगिक संज्ञा, नंबर 3 योग ऋण संज्ञा। ठीक है, जो ऋण संज्ञा होती है भाई वो क्या होती है? एक ऐसी संज्ञा जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते या जिसका अपना आप में स्वतंत्र होती है और अपना मूल अर्थ होती है। अगर आप इसके टुकड़े करते हो तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, तो एक ऐसी संज्ञा जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते हो या अपने आप में जो स्वतंत्र होती है क्या कहलाती है? ऋण संज्ञा कहलाती है। जैसे मैंने शब्द लिखा कमल, मैंने एक शब्द लिखा ईंट, मैंने एक शब्द लिखा नदी, मैंने एक शब्द लिखा नल, मैंने एक शब्द लिखा पेड़। ये सब क्या है? एक ऋण संज्ञा है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें से कमल में से कै प्लस मल करोगे तो कै का कोई भी अर्थ नहीं होगा, लेकिन मल का अर्थ गंदगी हो जाता है। लेकिन आप कम प्लस ले तोड़ते हो
तो कम का अर्थ कम हो जाएगा, लेकिन ल का कोई अर्थ नहीं होगा। ईंट को अगर अलग अलग करते हो कोई अर्थ नहीं मिलेगा, नदी में भी नहीं मिलेगा, नल में भी और पेड़ों में भी कोई अर्थ नहीं मिलेगा। ठीक है। यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जिनका निर्माण दो ऋण शब्दों के मिलने से होता है, या फिर इनका आप क्या कर सकते हो, इनको अलग अलग कर सकते हो, या फिर इनका जो निर्माण होता है वो उपसर्ग या फिर प्रत्यय के जुड़ने से होता है। ठीक है। जैसे मैंने लिखा चरण कमल, जैसे मैंने लिखा सेठानी, जैसे मैंने लिखा विद्यालय। तो आपने देखा चरण कमल क्या है, यौगिक शब्द है। इसमें चरण अलग टूट सकता है और कमल अलग टूट सकता है, और दोनों ही क्या है, ऋण शब्द है। चरण अलग गुण है, कमल अलग गुण है, दोनों को मिलाकर क्या बना, एक यौगिक शब्द बना चरण कमल। दूसरी बात सेठानी, सेठ प्लस आनी, इसका निर्माण कैसे हुआ है, प्रत्यय से हुआ है। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। ठीक है। उसी प्रकार में बात चलती है योग ऋण संज्ञा क्या होती है। तो योग ऋण संज्ञा एक ऐसी संज्ञा होती है जो यौगिक तो होती है, लेकिन दोनों ही शब्द मिलकर क्या करते हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जितने भी बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल होंगे वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कैसे भैया, जैसे हमने देखा पीतांबर, जैसे लंबोदर, जैसे और क्या कह सकते हैं हम, जैसे हम कह सकते हैं पंकज, और जैसे हम कह सकते हैं अंडज। ये सभी शब्द कैसे हैं, योग ऋण संज्ञा के उदाहरण। कैसे हैं भैया, देखो पीतांबर, पीत प्लस अंबर, यानी पीले वस्त्र हैं जिसके, यानी कि दोनों पद पीला और अंबर क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रहे हैं, है ना। जैसे लंबोदर, लंबा प्लस उदर, तो लंबा और उदर क्या है, एक यौगिक संज्ञा है, योग ऋण। पंकज, पंक प्लस जय, ये भी क्या है, एक योग ऋण संज्ञा है, और ये भी एक योग ऋण संज्ञा है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ऋण संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग ऋण संज्ञा। ठीक है। आप यहाँ तक की बात को नोट करिए, इससे आगे पढ़ते हैं हम अर्थ के आधार पर संज्ञा। ठीक है। अर्थ के आधार पर संज्ञा, सभी को पता है कितने प्रकार के, भी बताया था मैंने, 0 5 प्रकार के। ठीक है। कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं हम इनको पढ़ लेते हैं यहीं पर, एक ही स्ट्रक्चर में क्या कर लेंगे, हम संज्ञा को खत्म कर लेंगे। सबसे पहला जाती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी आ जाती है जातिवाचक संज्ञा, तीसरी आ जाती है हमारी समूहवाचक संज्ञा, इसके बाद आ जाती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा, और इस सबसे बाद में आ जाती है हमारी भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो कौन कौन से 5 प्रकार हो गए, ये 5 प्रकार हो जाते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा होती है जिसमें किसी विशेष, यानी किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम होगा, या स्थान का नाम होगा, या प्राणी का नाम होगा, या भाव का नाम होगा, सब क्या कहलाएंगे, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे हम किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। जैसे इसमें ले सकते हैं हम दिनों के नाम, जैसे में
जैसे में हमने लिया दिनों के नाम। अब दिनों के नाम में दिन, अगर शब्द की बात की जाए तो दिन क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन दिनों के नाम कैसे, जैसे रविवार, जैसे सोमवार इत्यादि। इसी के आधार पर जैसे हम क्या देते हैं, त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम। जैसे हमने कहा होली या दीपावली इत्यादि। जैसे हमने कहा नदियों के नाम, नदियों के नाम। जैसे हमने कहा गंगा, जैसे हमने कहा यमुना इत्यादि। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे पर्वतों के नाम भी आ जाएंगे, इसी में दिनों के नाम आ जाएंगे, महीनों के नाम आ जाएंगे। और जैसे हमने कहा समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों के नाम कौन कौन से, जैसे हमने कहा दैनिक, अमर उजाला, पंजाब केसरी, जितने भी होंगे एक्स वाई जेड। ध्यान रखना कि विशेष व्यक्ति का नाम जो होगा वो क्या कहलाएगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात आपने समझ ली होगी। इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा रब कर देता हूँ। देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहा जाता है जो संपूर्ण जाति का बोध कराती हो। संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, जैसे संपूर्ण जाति का, जैसे हमने एक बात कही डॉक्टर, डॉक्टर शब्द एक संपूर्ण जाति का बोध कराता है। इसी आधार पर जैसे हमने कहा दिन, देखो दिनों के नाम रविवार सोमवार कहा जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में, लेकिन दिन कहा जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। जैसे जैसे हमने कहा पर्वत, जैसे हमने कहा नदी, जैसे हमने कहा किताब, जैसे हमने कहा लड़का, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि डॉक्टर एक जाति का नाम होता है जिसमें सभी डॉक्टर आ जाते हैं। दिन भी संपूर्ण जाति का नाम है क्योंकि इसमें अनेक दिनों का नाम आ जाते हैं। पर्वत, इसमें बहुत सारे पर्वतों का अलग अलग नाम आ जाते हैं। अगर उन पर्वतों का नाम लिया जाएगा, हमने कहा विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत, तो वो सब क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन पर्वत शब्द की बात की जाए तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे नदी, तो नदी शब्द कैसा है, एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर बात की जाए गंगा नदी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे हमने कहा किताब, तो किताब शब्द कैसा है, एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन हमने किसी किताब का नाम लिया, हमने कहा जैसे रामायण, या हमने कहा महाभारत, हमने कहा कुरान, सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़का, तो लड़का भी क्या कराता है, एक संपूर्ण जाति का बोध कराता है। ठीक है, यहाँ तक की बात है समझ ली होगी। इससे आगे हम चलते हैं समूहवाचक संज्ञा पर। रब कर दूं इसको, चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात की जाती है समूहवाचक संज्ञा की। जो समूहवाचक संज्ञा होती है वो क्या होती है, जो संपूर्ण या समूह का बोध कराती हो। जैसे हम कह सकते हैं किसी, इसको भी जातिवाचक संज्ञा का भाग ही माना था, किसी समूह का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है,
समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, जैसे कौन कौन से शब्द हो जाएंगे, जैसे हमने कहा सभा। सभा क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। जैसे हमने कहा पुलिस, तो पुलिस कभी एक आदमी को मिला करके नहीं बनती। जैसे हमने कहा कक्षा, जैसे हमने कहा सेना, जैसे हमने कहा पंचायत इत्यादि। ये सभी शब्द कैसे हैं? एक समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जो क्या कराते हैं? किसी एक विशेष समूह का बोध कराते हैं। ठीक है, तो सभा कभी एक आदमी की नहीं होती, बहुत सारों को मिलकर के बनती है, समूह होता है। पुलिस कभी एक आदमी की नहीं होती, पुलिस भी बहुत सारों का समूह होता है। कक्षा कभी एक स्टूडेंट या एक बच्चे की नहीं होती, बहुत सारों की होती है। उसके आधार पे सेना, सेना भी क्या होती है? एक व्यक्ति की नहीं होती, बहुत सारों की होती है। और पंचायत भी बहुत सारों को मिला करके बनाई जाती है। ठीक है, तो इस आधार पे समूहवाचक संज्ञा के ये कुछ शब्द होते हैं। ठीक है, इससे आगे आप यहाँ नोट कर लीजिए, पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा को। ठीक है, चलिए, तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी वस्तु या पदार्थ का बोध कराती हो। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा की तीन अवस्था मानी जाती है। इसकी तीन अवस्था होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले हम लेते हैं ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या जाएगा? जैसे हमारा लोहा है, लोहा, लोहा क्या है? एक ठोस पदार्थ है। जैसे हमने कहा लकड़ी, चलो यहाँ पे लकड़ी नहीं लेते हम, यहाँ पे सोना ले लेते हैं हम। लोहा, सोना, पत्थर, ऐसे बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब द्रव्यवाचक में क्या होता है? जैसे हमने कहा पानी, जैसे हमने कहा तेल, और जैसे हम क्या कह सकते हैं? घी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें। अब गैस में क्या होती है? जैसे हमने कहा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हवा, हवा हो गया, तुम्हारा कोहरा हो गया, तुम्हारा धुआं हो गया, ये सभी काय में आएंगे? ये सभी आएंगे गैस में। ठीक है, अब आगे हम बात चलते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा भाववाचक संज्ञा। अधिकतर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अब भाववाचक संज्ञा को, बाकी सबको हम रब कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम भाववाचक संज्ञा की। देखिए, दरअसल में भाववाचक संज्ञा भी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? इस 5 प्रकार को पढ़ लेते हैं हम, और इसी के बाद क्या हो जाती है? हमारी संज्ञा खत्म हो जाती है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। देखो, पहली बात तो ये चलती है कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो भाववाचक संज्ञा का अपना कोई भी अस्तित्व नहीं होता। भाववाचक संज्ञा हमेशा और दूसरी संज्ञाओं से मिला करके बनती है। और दूसरी बात कि किसी भी वस्तु में, किसी भी प्राणी में, किसी भी स्थान में कोई ना कोई भाव अवश्य पाया जाता है, और उसके भाव के आधार पर ही संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? भाववाचक संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या बनाएंगे? जातिवाचक। इसके बाद जातिवाचक, जातिवाचक से भाववाचक, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3
क्रिया से भाववाचक, नंबर 4 विशेषण से भाव, और नंबर 5 क्रिया से हो गया, विशेषण से, जातिवाचक से, व्यक्तिवाचक से, सर्वनाम से, सर्वनाम से भाववाचक। ठीक है, देखिए जैसे व्यक्तिवाचक की बात की जाती है, हमने एक शब्द पढ़ा, जैसे हमने एक शब्द पढ़ा शिशु, नहीं शिशु जातिवाचक में जाएगा। व्यक्तिवाचक की बात की, हमने शब्द पढ़ा रावण, तो रावण से क्या बन जाएगा, राणत्व। जैसे राम से क्या बन जाएगा, रामत्व। जैसे शिव, शिव से क्या बन जाएगा, शिवत्व। ठीक है, इस तरह से क्या कर देते हैं, हम परिवर्तन कर देते हैं, ता जोड़कर, आई जोड़कर, पन जोड़कर, ऐसे बहुत सारे प्रत्यय जोड़कर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या बना देते हैं, जातिवाचक संज्ञा, सॉरी भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। ठीक है, अब जातिवाचक से कैसे बनाएंगे, जैसे शब्द होता है लड़का, जातिवाचक है, लड़का का भाववाचक क्या बनता, लड़क पन। ठीक है, जैसे हमने कहा पशु, पशु क्या होता, संपूर्ण जाति का बोध कराता है, ये भी व्यक्तिवाचक होता है, क्या बन जाएगा, पशुता बन जाएगा। जैसे हमने कहा बूढ़ा, बूढ़ा से क्या बन जाएगा, बुढ़ापा बन जाएगा। और ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे, जैसे हम क्या बना देंगे, शिशु अभी वहां लिखने वाले थे हम, शिशु से क्या बन जाता, अगर शिशु से भाववाचक संज्ञा की बात की जाए तो बन जाता है शैशव। ठीक है, अब बात चलती क्रिया से, क्रिया से जैसे हमने कहा चल लिखना, लिखना है क्रिया, इससे भाव बनाएंगे, क्या बनेगा, लिखाई। जैसे पढ़ना, पढ़ना से पढ़ाई। जैसे जलना, जलना से जलन। जैसे और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, हम और कैसे कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं हंसना, हंसना से क्या बन जाएगा, हंसी। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए तो विशेषण से भाववाचक, तो जैसे हमने कहा विशेषण क्या होता है, जैसे सुंदर, सुंदर क्या है, एक विशेषण है, तो सुंदर से क्या बन जाएगा, सुंदरता। जैसे हम और कह सकते हैं कठोर से, कठोर से कठोरता। हम कह देंगे स्वास्थ्य से, सॉरी स्वास्थ्य से नहीं, स्वास्थ्य से, स्वास्थ्य से बन जाएगा स्वास्थ्य। ठीक है, जैसे और हम कह सकते हैं मीठा, मीठा भी क्या एक विशेषण है, मीठा से क्या बनेगा, मिठास बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं। बात की जाती है सर्वनाम से भाववाचक, तो हम सर्वनाम को वहां पर ना लिखते, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, सही है। नंबर 5 सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनेगा, जैसे मम, मम माने क्या होता है मेरा, तो क्या बन जाएगा, ममत्व बन जाएगा। जैसे से ममता भी बन जाता है। ठीक है, उसी आधार पर जैसे हमने लिखा अहम, अहम से क्या बन जाता, अहंकार बन जाता है। ठीक है, तो हमने बच्चों ध्यान देंगे, हमने पढ़ा भाववाचक संज्ञा, इससे पहले हमने संज्ञा पढ़ी, मैं एक बार दोबारा से रिवीजन कर रहा हूं कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा।
दूसरी बात, संज्ञा को नाम के नाम से भी जाना जाता है और हम संज्ञा को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, नंबर 1 व्युत्पत्ति के आधार पे, नंबर 2 अर्थ के आधार पर। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पे सबसे पहले संज्ञा पढ़ी हमने 3 प्रकार की, कौन कौन सी, जिसमें सबसे पहले पढ़ी थी हमने ऋण, यौगिक और योग ऋण। ऋण शब्द या ऋण संज्ञा उन्हें कहते हैं जिनका आप टुकड़े नहीं कर सकते। यौगिक संज्ञा उसे कहते हैं जिसके आप टुकड़े कर सकते हो या दो सार्थक खंडों में तोड़ सकते हो या दो सार्थक खंडों से मिलकर बने हो। इसके बाद अगर बात की जाए योग ऋण की, तो योग ऋण में वो संज्ञा आती है जिसको आप क्या कर सकते हैं, यौगिक कह सकते हैं या फिर यौगिक ही होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, विशेष पद की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए, हमने पढ़ा अर्थ के आधार पे संज्ञा, तो सबसे पहले हमने 5 भागों में पढ़ा, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर होता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहा जाता है जिसमें किसी विशेष वस्तु, स्थान या किसी वस्तु का, किसी स्थान का या किसी भी, हम अलग कह सकते हैं, प्राणी का नाम लिया जाता हो। ठीक है, जैसा हमने कहा रविंदर, या हमने कहा धीरज, हमने कहा नीरज, ये क्या है, किसी एक विशेष प्राणी के नाम है। ठीक है, या मानव के नाम है, तो ये क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है ना। जैसे हमने पढ़ा दिनों के नाम, रविवार, सोमवार, मंगल, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, बाकी तुमने देख लिया होगा पीछे। अब इसके बाद चलती है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो किसी संपूर्ण जाति का बोध कराती है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा नदी, पर्वत, हिमालय वाले जो होते हैं ना, तो पर्वतों के नाम तो यहाँ पाएंगे नहीं, खाली पर्वत शब्द आएगा, नदी शब्द आएगा। जैसे हमने कहा डॉक्टर, वकील, किताब, ये सभी क्या थे, जातिवाचक संज्ञा थे। उसके बाद हमने पढ़ा समूहवाचक संज्ञा को, कि जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हो, जैसे कक्षा, जैसे सभा, जैसे पंचायत, जैसे गट्ठर, जैसे गुच्छा, ऐसे बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। इसके बाद हमने पढ़ा द्रव्यवाचक को। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार, सॉरी 2। द्रव्यवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जो क्या कराती हो, किसी ठोस, द्रव, गैस या किसी वस्तु या पदार्थ का बोध कराती हो। इसकी 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में तुम्हारे जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं सभी आ जाएंगे। इसके बाद द्रव्य में तरल पदार्थ आ जाएंगे। और दूसरी बात चलती है हमारे नंबर 3 में गैस की। तो गैस में हमारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोहरा, धुआं सभी आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी प्राणी के अंदर कोई ना कोई भाव अवश्य होते हैं। तो उन भावों के आधार पर ही इसको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, जो हमने निम्नलिखित प्रकार से पढ़ रखे हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक और नंबर 5 सर्वनाम से भाववाचक। अब किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं वो आपने यहाँ पे देख लिया होगा। सो वीडियो को यहीं तक लास्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और मैं आपका दोस्त धीरज कुमार, मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। दूसरी बात है, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य बजाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। धन्यवाद। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है।